सो हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अपना एक चैप्टर जिसका नाम है एयर अराउंड अस। ठीक है, तो कल की जो अपनी मैथ्स की वीडियो रही वो तुम देख भी नहीं पाए ड्यू टू नेटवर्क इशू, और उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी क्योंकि डेटा हैंडलिंग में तुम्हारा सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है। हमारे पास जो पीडीएफ था उसमें 4-5 एक्सरसाइज थी, तो ठीक ही हुआ जो हुआ। पहले से पता चल जाता तो ये अपना एक दिन जो वेस्ट हुआ ये ना होता। ठीक है, फिर भी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, उसमें नेटवर्क इशू आता है। ठीक है, जब मन करता है तब गायब हो जाता है। तो चलिए ठीक है, तो कल का दिन एंजॉय कर लिए होंगे, छुट्टी भी थी। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, एयर अराउंड अस, जो एक केमिस्ट्री का अपने चैप्टर है और इस एनुअल में आ रहा है। तो उसकी तरफ चलते हैं अपने, और पीपीटी में देखते हैं कि आज हमें यहाँ पर किन चीज़ों को कवर करना है। चैप्टर नंबर 11 एयर अराउंड अस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हम जानेंगे कि एयर होती क्या है आखिर। दूसरे टॉपिक में हम जानेंगे कि इज़ एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, क्या हमारे आसपास जो भी हमारा एनवायरनमेंट है क्या उसमें एयर प्रेजेंट रहती है, या फिर कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां पर एयर नहीं है। तीसरे में हम देखेंगे, तीसरा टॉपिक रहेगा अपना व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ, आखिर एयर जो है वो बनी किससे होती है। तो बनती है वो किससे? ये 1 2 3 4 5 पार्ट्स होते हैं एयर के, वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा है पांचवा है अपना डस्ट एंड स्मोक। ठीक है, तो ये 5 फैक्टर हैं जिनसे मिल करके हमारी एयर बनी होती है। ठीक है, बात को समझ गए आप? तो यही टॉपिक को हमें आज कवर करना है आज के इस वीडियो में। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ भाई साहब आ जाइए अपने एनसीईआरटी पर, कहीं भी ध्यान इधर उधर मत भटकाइए आप। We have learned in chapter 6 that all living things require air। कह रहे हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 6 में ये समझ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं कि जितनी भी चीज़ें हमारे लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी इस धरती पर लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं, सब के सबको एयर की आवश्यकता होती है जीने के लिए। बट हैव यू एवर सीन एयर, लेकिन क्या तुमने कभी एयर को देखा है जो कि इतनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है फॉर द लाइफ, क्या तुमने उसको कभी देखा है? तो नहीं देखा है। यू माइट नॉट हैव सीन एयर बट श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट इट्स प्रेजेंस इन सो मेनी वेज। तुमने उसे देखा नहीं है लेकिन उसकी प्रेजेंस को तुमने अलग अलग वे में, कई डिफरेंट वेज में उसको तुमने फेल्ट किया है, महसूस किया है कि हाँ भाई साहब एयर होती है। महसूस करना है तो क्या करो, नाक और मुंह दोनों बंद कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा एयर की इम्पॉर्टेंस। नाक और मुंह 1 मिनट 2 मिनट जितना तुम बंद कर सको। ठीक है, ध्यान रखना, जाना नहीं तो चले जाओ बंद करते हुए, अभी तुम्हें बहुत पढ़ाना है हमें, तो रहना। ठीक है, लेकिन प्रेजेंस महसूस कर सकते हो, फेल्ट कर सकते हो कि कितनी इम्पॉर्टेंट है एयर हमारे लिए। यू नोटिस इट व्हेन द लीव्स ऑफ द ट्रीज रसल और द क्लोथ्स हैंगिंग ऑन अ क्लॉथ लाइन स्वे। ये तुम नोटिस किए होगे जब ट्रीज, जो हमारे पेड़ हैं आसपास, उनकी जो पत्तियां हैं वो हिलती डुलती रहती हैं। क्यों हिल डुल रही हैं? वो मूवमेंट किस वजह से कर पा रही हैं? ड्यू टू एयर। और जो रस्सी पर क्लॉथ्स टंगे रहते हैं वो भी इधर उधर हवा की वजह से टहलते रहते हैं, हवा की वजह से वो उड़ते रहते हैं। पेजेस ऑफ एन ओपन बुक बिगिन फ्लटरिंग व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑन। कमरे में बुक रखी हुई है, कॉपी रखी हुई है, तो उसके जो पन्ने हैं वो फड़फड़ाने लगते हैं अगर फैन का स्विच ऑन कर दिया जाए। द मूविंग एयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट। तुम्हारी जो पतंग है वो उड़ती है, किस वजह से? क्योंकि मूविंग एयर, जो एयर मूव कर रही है उसकी वजह से तुम्हारी जो पतंग है वो उड़ती रहती है। और उड़ाना तुम्हें नहीं आता है, आई नो। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 3 इन चैप्टर 3 इन विच यू सेपरेटेड द सैंड एंड सॉडस्ट बाई विनोइंग? चैप्टर नंबर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज पढ़े थे ना हम लोग, तो उसमें हम लोग देखे थे विनोइंग। विनोइंग में क्या था
कि एक ऊंचे स्थान पे जा करके सूप में वो डस्ट पार्टिकल और ग्रेन्स का मिक्सचर रहता था, उसको लिए रहते थे, और जब उसको छोड़ते थे तो डस्ट पार्टिकल दूर उड़ करके जाके गिरता था और हमारे जो ग्रेन्स हैं वो पास में ही गिरते थे। तो विनोइंग मेथड याद है ना? तो विनोइंग मेथड में एयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। विनोइंग इज मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर। जब एयर मूव कर रही, जब एयर अच्छी खासी चल रही है, तब तो और ज़्यादा कारगर होता है विनोइंग का प्रोसेस। यू मे हैव नोटिस्ड दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म्स द विंड ब्लोज एट अ वेरी हाई स्पीड। स्टॉर्म्स, आंधी की बात कर रहे हैं कि आंधी के समय में जो हमारी एयर होती है वो बहुत ही हाई स्पीड में चलती है। इट मे इवन अपरूट ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफ टॉप्स। और इस स्टॉर्म से होता क्या है कि जो पेड़ हैं वो अपरूटेड हो जाते हैं, जड़ से उखड़ जाते हैं, और जो हमारे रूफ टॉप्स होती हैं, ठीक है, छत पे मान लीजिए कुछ वो लगाया गया है, चद्दर वगैरह किसी चीज़ की लगाई गई, सीमेंट की चद्दर या प्लास्टिक की चद्दर वगैरह लगाई गई है, तो वो भी इन आंधियों से उड़ जाती है। जो ऊपर अपनी पानी की टंकी रखी रहती है उसका कभी ढक्कन उड़ जाता है जब आंधी चलती है। हैव यू एवर प्लेड विद अ फिरकी? क्या फिरकी से तब कभी तुम खेले हो? जरूर खेले होगे, कलरफुल फिरकी से। एक्टिविटी 1, लेट अस मेक अ फिरकी ऑफ आवर ओन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन शोन इन फिगर 11.2। 11.2 में जो फिगर दिया हुआ है इसकी मदद से तुम फिरकी बना सकते हो, ठीक है? तो बना के देखना क्या तुमसे फिरकी बन पाती है या फिर इसमें उल जलूल चीज़ें ही लिखी हुई हैं, ठीक है? बनाना भाई साहब फिरकी। होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शन इन एन ओपन एरिया। कह रहे हैं फिरकी क्या स्टिक्स तुम ले लो हाथ में और उसको डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट प्लेसेस पे जाओ और क्या देखोगे कि वो मूवमेंट करेगी। मूव इट अ लिटिल बैक एंड फोर्थ, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, डज अ फिरकी रोटेट, व्हाट मेक्स अ फिरकी रोटेट, मूविंग एयर इजंट इट। ठीक है, यदि फिरकी को लेकर के थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ करोगे, आगे पीछे करोगे, तो देखोगे उसके जो पंख हैं, उसके जो ब्लेड्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, मूव करने लग जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मूविंग एयर की वजह से। जब एयर मूवमेंट करती है तब जाकर के वो फिरकी की जो ब्लेड्स है वो मूव करेगी। हैव यू सीन अ वेदर कॉक? क्या तुमने कभी वेदर कॉक को देखा है? कुछ इस तरीके के फिगर को कभी देखा है तुमने? इट शोज द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस। ये शो करता है कि किस डायरेक्शन में विंड मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में एयर मूव कर रही है। तो इस समय इस डायरेक्शन में, मतलब इधर से एयर चल के इधर की तरफ आ रही है एरो, ये चीज़ शो कर रहा है कि एयर जो है वो ईस्ट टू वेस्ट चल रही है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ एयर जा रही है। अब आज का अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है, इंट्रोडक्शन। अब आते हैं सेकंड टॉपिक में, इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? क्या हम जहां पर हैं आसपास जितनी भी एरिया है, क्या सब में एयर है या फिर कहीं पर एयर नहीं है? क्लोज योर फिस्ट, कह रहे हैं अपनी फिस्ट, अपनी हथेली को क्लोज करो, मुट्ठी बनाओ। व्हाट डू यू हैव इन इट? नथिंग। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट। कह रहे हैं कि अपनी फिस्ट को बंद करो, क्लोज करो, तो क्या इसके अंदर कुछ है? कह रहे हैं नथिंग, कुछ भी नहीं। एक्टिविटी ट्राई करते हैं और पता करते हैं क्या जो चीज़ें क्लोज रहती हैं उसमें एयर होती है या फिर नहीं। टेक एन एम्प्टी ओपन बॉटल, ये सब एक्टिविटी तुम कर सकते हो, ठीक है? करना उसका एक वीडियो बनाना, एक्टिविटी का वीडियो बनाना, हमारे पास भेजना, तो देखेंगे किस तरीके से एक्टिविटी तुमने किया। टेक एन एम्प्टी ओपन बॉटल, इज इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड? कह रहे हैं एक खाली बोतल ले लो, मतलब उसमें कुछ भरा ना हो, तो एम्प्टी बोतल तुम ले लो, ठीक है? एम्प्टी बोतल तुम ले लेना। टर्न इट अपसाइड डाउन, इज समथिंग इनसाइड इट नाउ? कह रहे हैं कि उससे क्या करो, उसका ढक्कन वगैरह खोल दो और उसको अपसाइड डाउन करो, ऊपर नीचे करो, तो क्या उससे कुछ गिर रहा है? तो तुम देखोगे कुछ भी नहीं गिर रहा है। तो इससे आम जनता जो पढ़ाई लिखाई नहीं की है, जो साइंस नहीं पढ़ी हुई है, वो कहेगा अरे भाई साहब ये तो खाली है, लेकिन खाली नहीं है। क्यों? Now dip the open mouth of the bottle into the bucket filled with water as shown in figure 11.4। कह रहे हैं 11.4 में जिस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है कि बोतल को उल्टा, उसका ढक्कन खोल देना, बोतल को उल्टा रखोगे तो इस तरीके से
बॉटल को उल्टा करके रखोगे तो तुम देखोगे तुम्हें बहुत फोर्स लगाना पड़ रहा है इस बॉटल को इस बकेट में डालने के लिए। और तुम ये ऑब्जर्व करोगे कि इस बॉटल में पानी अंदर नहीं घुसेगा। सवाल उठता है कि क्यों नहीं घुसेगा? बॉटल खाली नहीं है भाई साहब। भाई किसी चीज को तुम बॉक्स तुम्हारा भरा हुआ है, उसमें पेंसिल भरी हुई है, क्या उसमें एक और पेंसिल रख सकते हो? तो नहीं रख सकते हो। जब तक बॉक्स खाली नहीं होगा तब तक हम उसमें कुछ चीजें पुट नहीं कर सकते हैं। वही केस इसमें है। इस बॉटल में एयर भरी हुई है, इस बॉटल में एयर भरी हुई है। जब इसका हाउस फुल है तो ये नए मेंबर को कैसे एंटर कर ले? तो कुछ हवा जब तक बाहर नहीं निकलेगी तब तक इसके अंदर वाटर एंटर नहीं कर पाएगा। तो इससे यहाँ पर ये प्रूफ हो रहा है कि इसके अंदर एयर है। और जैसे ही इस बॉटल को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे कि इससे एयर बाहर निकलने लगेगी इन द फॉर्म ऑफ बबल के फॉर्म में, छोटे छोटे बुलबुले के फॉर्म में एयर बाहर निकलने लगेगी और पानी इसके अंदर एंटर कर जाएगा। जितनी एयर बाहर निकलेगी उतना ही पानी एंटर करेगा। ठीक है। ऑब्जर्व द बॉटल, डज वाटर एंटर द बॉटल? तो इस केस में वाटर एंटर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर इस बॉटल में अभी एयर है। इसको टिल्ट करेंगे, थोड़ा सा तिरछा करेंगे, तब एयर बाहर निकलना शुरू होगी। नाउ टिल्ट द बॉटल स्लाइटली, डज द वाटर नाउ एंटर द बॉटल? डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बॉटल? हियर एनी बबली साउंड? जब तुम बॉटल को टिल्ट करोगे तो थोड़ा सा बबल का साउंड भी आएगा। ठीक है। कैन यू नाउ गेस What was in the bottle? तो क्या तुम गेस कर सकते हो कि उस बॉटल में क्या है? डोरेमोन? क्या तुम कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तुम कहोगे यस सर, उसमें क्या था? एयर थी सर, इस वजह से उसमें पानी नहीं जा रहा है। यस यू आर राइट, इट इज एयर दैट वॉज प्रेजेंट इन द बॉटल। द बॉटल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल। बॉटल एम्प्टी नहीं थी। In fact, it was filled completely with air even when you turned it upside down. तुम upside down कर रहे हो उस बॉटल को उस पानी से निकाल करके ऊपर नीचे दाएं बाएं कर रहे हो, तब भी एयर बाहर नहीं निकल रही, एयर उसमें अवेलेबल है। That is why you notice that water does not enter the bottle when it is pushed in an inverted position, as there was no space for air to escape. फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा था कि एयर बॉटल में भरी हुई थी। जो एयर है वो हमारे बॉटल में भरी हुई थी और पानी एंटर नहीं कर पा रहा था क्योंकि बॉटल फुल्ली, उसका हाउस फुल है। जब हाउस फुल होता है किसी कमरे में एक डेफिनिट नंबर में हम मेंबर को अंदर रख सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि पूरे देश को एक कमरे में हम रख सकते हैं। ठीक है। तो वही बात है कि उस बॉटल में एयर फुल थी, इस वजह से पानी एंटर नहीं कर सका। When the bottle was tilted, the air was able to come out in the form of bubbles and water filled up empty space and the air has occupied. लेकिन जब हम बॉटल को टिल्ट किए तो एयर बाहर निकलना शुरू हुई और हमारा पानी जो है वाटर वो एंटर करना शुरू हो गया। This activity shows that air occupies space. यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो एयर है वो स्पेस ऑक्युपाई करती है, वो जहाँ पे रहती है उसका शेप ले लेती है। इट फिल्स ऑल द स्पेसेस इन द बॉटल, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं सब जगह एयर है। एयर हैज़ नो कलर एंड वन कैन सी थ्रू इट, इट इज़ ट्रांसपेरेंट। एयर जो है उसका कोई कलर नहीं है और एयर जो है वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है। Our Earth is surrounded by a thin layer of air. This layer extends up to many kilometers above the surface of the Earth. हमारी जो अर्थ है ये एयर की एक लेयर से क्या है? कवर्ड है, जिसको हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। और ये सेवरल किलोमीटर्स तक एयर की ये लेयर हमें पता है, एयर की लेयर हमें दिखती है, महसूस होती है, जिसको हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। As we move higher in the atmosphere, the air gets rarer. जैसे जैसे हम लोग अर्थ से दूर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वैसे एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है। मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एयर रेयर होना शुरू हो जाएगी, मतलब वहाँ पर डेंस नहीं है, वहाँ पर गैसेस ज़्यादा नहीं है। जब हम अर्थ की तरफ आएंगे तो यहाँ पर गैसेस बहुत सारी हैं, यहाँ पर एयर बहुत सारी।
ठीक है, बात को समझ गए। एटमॉस्फेयर क्या होता है? तो एयर की एक ऐसी लेयर जो हमारे अर्थ को चारों तरफ से ढकी हुई है, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। यहाँ देखो ये जो फिगर दिया हुआ है ये एक माउंटेनियर है जो कि अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन भाई साहब यदि हम अपने अंदर इनहेल नहीं करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जब पहाड़ों पर जा रहे हैं, हायर दूर जा रहे हैं, तो वहाँ पर एयर की क्या होती है? कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। इस वजह से जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहते हैं ऑक्सीजन की कमी होती है और इनका दम घुटने लगता है। तो इस वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में रख लेते हैं कि जहाँ भी इनको दिक्कत बनती है तुरंत ये अपना मास्क लगा लेते हैं और शुद्ध ऑक्सीजन इनहेल करना शुरू कर देते हैं। नाउ कैन यू थिंक माउंटेनियर कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम व्हाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स। तो हाई माउंटेन्स पर क्लाइंब करते समय ये ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेके चलते हैं, यहाँ से ये क्लियर हो रहा होगा। अब आते हैं आज के अपने तीसरे सब टॉपिक पर, व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। अभी तक सब चीज़ क्लियर होगा, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, अच्छे समझ रहे हो, फुल कंसंट्रेशन के साथ रहिए भाई। यहाँ पर हम देखने चल रहे हैं जो हम एयर की इतनी गुणगाथा सुन लिए हैं, एयर इतनी इंपॉर्टेंट है, वो एयर बनती किससे है, आखिर उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट आइटम उसमें इंक्लूड हैं, ये देखते हैं। Until the 18th century, people thought that air was just one substance. 18वीं शताब्दी के पहले 18th सेंचुरी तक लोग ये जानते थे कि एयर जो है वो सिंगल एलिमेंट है, वो एक ही सब्सटेंस से मिलकर के बनी हुई है, वो मल्टीपल सब्सटेंस से मिलकर के नहीं बनी हुई है। लेकिन जैसे जैसे युग बीतता गया, जैसे जैसे शताब्दियाँ सेंचुरी बीतती गई, लोगों को समझ में आने लगा कि नहीं भाई साहब कुछ तो और भी है। Experiment have proved that it is really not so. Air is a mixture of many gases. What kind of mixture is it? Let us find out about some of the major components of this mixture. कह रहे हैं कि जैसे जैसे और खोज होती गई, शोध होते गए, रिसर्च होती गई, तो ये पता चला कि जो हमारी एयर है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, कई सारी गैसेस से मिल करके बनी हुई हैं, वो एक सिंगल सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, अब ये किस प्रकार का मिक्सचर है? होमोजीनस है कि हेट्रोजीनस है? ठीक है, होमोजेनियस जान रहे हो कि मतलब एक समान का मतलब कंप्लीट मिक्स होना। होमोजेनियस मतलब होता है कंप्लीट मिक्स होना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट सब कंप्लीट मिक्स हो गया है, एक दूसरे से एकदम घुल मिल गए हैं, तो होमोजेनियस मिक्सचर है। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर है मतलब वो समान रूप से घुल नहीं पाए हैं। जैसे शुगर और वाटर एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, शुगर या सॉल्ट प्लस वाटर एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, लेकिन सैंड और वाटर हेट्रोजीनस मिक्सचर बनाते हैं। सबसे पहला जो एयर का कंपोनेंट है वो है वाटर वेपर। वाटर वेपर नाम से क्लियर हो रहा है, नाम से तुम्हें समझ में आ रहा है, जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो उसके ऊपर कुछ स्टीम जैसा दिखाई देता है जिसको हम भाप कहते हैं हिंदी में, उसी को वाटर वेपर कहते हैं। ये वाटर वेपर जाकर के एयर में मिल जाता है तो एयर में एक कंपोनेंट वाटर वेपर हो जाता है। We have learned earlier that air contains water vapor. We also saw that when air comes in contact with a cool surface, it condenses and a drop of water appear on the cooled surfaces. कह रहे हैं कि वाटर वेपर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे एयर का, और कह रहे हैं जब ये वाटर वेपर हमारे किसी कूल सरफेस पे, किसी सब्सटेंस के कूल सरफेस पर जब इनका कांटेक्ट होता है तो ये वाटर वेपर टिनी ड्रॉपलेट्स में, छोटे छोटे बूंद में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो यही एक रीज़न है, जब ठंडी में फ्रिज से एक बॉटल लेकर के आते हो जो कि एकदम ठंडी है, तो फ्रिज की बॉटल जब रखते हो तो उसके फ्रिज की बोतल के अगल बगल एकदम पानी की बूंदें चिपक जाती हैं, होता है ना। जब फ्रिज से कोई बोतल तुम निकालोगे गर्मी के समय में तो ऐसा तुम्हें दिखाई देगा कि जैसे हाँ नीचे का जो सरफेस है वो गीला होना शुरू हो जाता है। ये पानी कहाँ से आ रहा है? तो ये बॉटल के अंदर जो पानी है वहाँ से नहीं निकल रहा है, ये पानी आया है जो हमारे एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर है। वाटर वेपर जब वाटर वेपर जो है वो हमारी इस बॉटल के सरफेस से करीब आए, बॉटल ठंडी थी, बॉटल का सरफेस ठंडा था, तो जो वाटर वेपर हमारे एयर में प्रेजेंट हैं जैसे इसके पास से गुजरना शुरू हुए तो वो क्या हो गए? कंडेंस हो गए, वो ठंडे हो गए, और ठंडे होकर के वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गए जो वाटर वेपर था। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। जो हमारे एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर साइकिल में। वाटर साइकिल तो तुम जान रहे होगे कि पानी का बरसना, फिर पानी का भाप में बदलना, भाप से बादल बनना और बादल से वापस से पानी में चेंज हो जाना। तो ये जो वाटर साइकिल है इसमें वाटर वेपर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अपना दूसरा फैक्टर आ रहा है, दूसरे आइटम आ रहे हैं, एयर के कंटेंट्स आ रहे हैं, वो क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जानते हो? यस कहोगे सर जी ऑक्सीजन तो बहुत ही जरूरी है, O2। In the presence of your teacher, fix 2 small candles of the same length on a table। ठीक है, ये भी तुम किए थे एक्टिविटी, फिर से कर लेना, आज वीडियो जरूर बनाना। Light both the candles, cover one of the candles with an inverted tumbler, observe both the candles carefully। ठीक है, कह रहे हैं कि 2 कैंडल को लो, एक कैंडल को नॉर्मल जलते रहने दो, मतलब दोनों कैंडल को तुम जला दो, और फिर काम क्या करो, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास से एक कैंडल को तुम क्या करो, ढक दो। तुम क्या देखोगे, कुछ देर में वो कैंडल क्या होती है, बुझ जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा ऑक्सीजन की अब्सेंस से हो रहा है। जब हम उसको कैंडल को जलाए थे तो आसपास बहुत सारी ऑक्सीजन थी, हमारा कैंडल आराम से जल रहा था। लेकिन जब हमने एक कैंडल को पैक कर दिया ग्लास से, तो कुछ देर तो वो जली जब तक उस ग्लास के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस थी। लेकिन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस एक्सटिंग्विश हो गई, खत्म हो गई, तब हमारा कैंडल बुझ गया। You must have observed that the candle covered with a glass tumbler got extinguished after some time। जिस कैंडल को ग्लास टम्बलर से बंद किए थे वो कुछ देर में क्या होती, एक्सटिंग्विश हो जाती है, बंद हो जाती है। Whereas the other candle continued burning। लेकिन देखोगे कि अदर कैंडल जो हैं वो जल रही हैं, दूसरी कैंडल जो है वो जल रही है। What can be the reason for this? इसका क्या वजह है? It seems that the candle got extinguished because the component inside of the glass tumbler which supports burning is limited। ऐसा हम इसलिए मान सकते हैं कि जो भी ग्लास में कंपोनेंट प्रेजेंट था, उस मोमबत्ती जलाने में वो लिमिटेड था, जो कि ऑक्सीजन थी। जब वो ऑक्सीजन खत्म हो गई, जब वो लिमिटेड कंपोनेंट खत्म हो गया, तब हमारी कैंडल बुझ गई। Most of the component is used up by the burning candles. However, the other candle is getting continued supply of air. This component of air which supports burning is known as oxygen। तो ऑक्सीजन एक ऐसा कंपोनेंट जो कि किसी भी चीज़ को बर्न होने में हेल्प पहुँचाए, सहायता पहुँचाए, तो उसी को हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं। एक ऐसा एयर का कंपोनेंट जो कि बर्न होने में हेल्प करे, चीज़ों को जलने में हेल्प करे, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन। ऐसे कंपोनेंट, एयर के ऐसे कंपोनेंट को ऑक्सीजन कहते हैं। आई होप सो क्लियर होगा। ठीक है, करना जरूर, ये 2 एक्टिविटी हो गई तुम्हारी। इन एक्टिविटी 3, डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल इवन आफ्टर द कैंडल ब्लू आउट। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट इन द एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। तो भाई साहब, जब तुम्हारा कैंडल के ऊपर जब कैंडल के ऊपर ग्लास रखे तो उसके अंदर ऑक्सीजन लिमिटेड था। वो ऑक्सीजन क्या किया, जब खत्म हो गया तो कैंडल हमारी बुझ गई। तो क्या अब जो ग्लास है वो ग्लास है, उसमें क्या अब एयर है ही नहीं? क्या कंप्लीट एयर खत्म हो गई है? तो ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन खत्म हुई है। एयर का एक कंपोनेंट उससे खत्म हो गया है, मतलब उसमें एक ऐसा कंपोनेंट अवेलेबल है जो कि बर्निंग को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन कंपोनेंट था जो बर्निंग को सपोर्ट कर रहा था, तो उसने कुछ देर तक तो कैंडल को जलाए रखा। लेकिन जब ऑक्सीजन खत्म हो गया तो उसके अंदर और भी कई गैसेस हैं जो उनको सपोर्ट नहीं करती, किसको, बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती हैं। वो कौन है? द मेजर पार्ट ऑफ एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल इज नाइट्रोजन। उस गैस का नाम है नाइट्रोजन। मेजर पार्ट ऑफ द एयर जो ग्लास के अंदर है, जो कि बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती, जलने को सपोर्ट नहीं करती है, उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन। अब आता है अपना तीसरा कंपोनेंट, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है? तो इन अ क्लोज रूम इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन। किसी जगह पर
किसी थोड़ा सा पैक्ड जगह पर यदि कोई चीज़ जलने लग जाती है, कोई चीज़ जल रही है, तो तुम्हें सफोकेशन फील होता है, तुम्हें सांस लेने में, सफोकेशन मतलब सांस लेने में दिक्कत होना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड की मेजॉरिटी हो गई है, और हम लोग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही खतरनाक गैस है। दिस इज ड्यू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी एक्यूमुलेटिंग मतलब कलेक्शन होना, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रूम में कोई चीज़ बर्न हो रही है और उससे गैस निकल रही है, वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है और वो हमारे लिए सफोकेटिंग गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर अराउंड अस। जो हमारे आसपास एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोनेंट बहुत ही कम है। प्लांट्स एंड एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट और एनिमल जो हैं ये रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट एंड एनिमल मैटर ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन ऑन बर्निंग एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ फ्यू अदर गैसेस। और प्लांट एनिमल को जब बर्न किया जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बहुत ही खतरनाक गैस, एक इंसान की बन जाती है। इट इज़ एडवाइसेबल नॉट टू बर्न ड्राई लीव्स एंड इट इज़ एडवाइसेबल नॉट टू बर्न ड्राई लीव्स एंड डिस्कार्डेड रिमेन्स ऑफ द क्रॉप्स। तो इसलिए एडवाइस किया जाता है कि भाई साहब पत्तियों को, सूखी पत्तियों को ना जलाइए, और ना ही जो डिस्कार्डेड रिमेन्स हैं, जो क्रॉप्स कट होने के बाद जो उसके बचे हुए पार्ट्स हैं, जो यूजफुल पार्ट नहीं है, उनको आप मत जलाइए। उससे क्या होती है, हमारी एयर पॉल्यूट होती है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता हो जाती है, विच पॉल्यूट आवर सराउंडिंग, जो कि हमारे सराउंडिंग को पॉल्यूट कर रही हैं, गंदा कर रही हैं। अगला आता है डस्ट एंड स्मोक। ठीक है, अपना 5वां पार्ट डस्ट एंड स्मोक लास्ट है। The burning of fuel also produces smoke. कह रहे हैं फ्यूल जब जलता है तो उससे स्मोक प्रोड्यूस होती है। स्मोक कंटेन्स अ फ्यू गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स एंड इज ऑफन हार्मफुल। स्मोक में ज़्यादातर गैसेस होती हैं और कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि थोड़ा सा हार्मफुल हैं हमारी हेल्थ के लिए। दैट इज़ वाई यू सी लॉन्ग चिमनीज इन फैक्ट्रीज। This takes the harmful smoke and gases away from our noses but brings it closer to the birds flying up in the sky. तो इसलिए जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उसमें लंबी लंबी चिमनियां लगी रहती हैं, थोड़ा सा आउट पाइप लगी रहती है, जिससे जो गैसेस होती हैं, जो हार्मफुल गैसेस हैं, हार्मफुल स्मोक हैं, वो थोड़ा सा हम ह्यूमन से दूर हो जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो बर्ड्स हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि बर्ड्स तो भाई उसी लेवल पे उड़ती रहती हैं, तो वहाँ पर बर्ड्स के लिए काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। इंसान अपने लिए तो सोच लिया लेकिन बर्ड्स के लिए नहीं सोचा। डस्ट पार्टिकल आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर में डस्ट पार्टिकल हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। इसको समझने के लिए एक्टिविटी यहाँ दी गई है। एक्टिविटी नंबर 4, फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल होम। कह रहे हैं अपने घर या फिर स्कूल में क्या करो, एक सनी रूम मतलब एक ऐसा रूम जहाँ पर सन की लाइट भरपूर मात्रा में आती। क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज विद कर्टेन्स पुल्ड डाउन टू मेक द रूम डार्क। कह रहे हैं कि सभी तरफ से खिड़कियां दरवाजे सब बंद कर दो, कर्टेन डाल दो, पर्दे डाल दो, जिससे कि रूम एकदम डार्क दिखाई दे, रूम एकदम अंधेरा वहाँ हो। नाउ ओपन द डोर और अ विंडो फेसिंग द सन जस्ट अ लिटिल इन सच अ वे दैट इट अलाउज सनलाइट टू एंटर द रूम ओनली थ्रू अ स्लिट। कह रहे हैं कि थोड़ा सा दरवाजा या थोड़ी सी खिड़की खोलो, जिससे कि एक छोटे से स्लिट मतलब छोटे से छेद से सनलाइट अंदर आए। लुक केयरफुली एट द इनकमिंग बीम ऑफ सनलाइट। जो इनकमिंग बीम है, जो हमारी खिड़की से वो छोटी सी बीम आ रही है, उसको बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करो। क्या ऑब्जर्व करोगे? डू यू सी सम टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स मूविंग इन द बीम? व्हाट आर दीज पार्टिकल्स? तुम देखोगे जैसे यहाँ पर ये छोटे से दरवाजे के होल बनाया गया है और यहाँ से ये बीम आकर के यहाँ गिर रही है। बीच में ये क्या है? बीम में तुम्हें छोटे छोटे चमकते हुए पार्टिकल्स दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, चमकते हुए पार्टिकल्स दिखाई पड़ेंगे। ये पार्टिकल्स क्या हैं? तो ये पार्टिकल्स हैं डस्ट। ड्यूरिंग विंटर्स
You might have observed similar beam of sunlight filtered through the trees in which dust particles appear to dance merrily around. इसी तरीके से विंटर के समय में तुम देखोगे जो सन की बीम आ रही है, जो सनलाइट की बीम आ रही है किसी मतलब पेड़ों के झुंड से बीच में से आ रही है, तो उसमें भी बहुत सारे डस्ट पार्टिकल तुम्हें डांस करते हुए दिखाई देंगे. दिस शोज दैट एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल. इससे ये क्लियर होता है कि हमारे एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी हैं. जब हम सनलाइट की स्लिट से सनलाइट को पास कराते हैं, छोटे से छेद से सनलाइट को पास कराते हैं, तो हमें वहाँ पर ये डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं. ऐसे तुम्हें डस्ट पार्टिकल नहीं दिखाई देंगे जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हैं. The presence of dust particle in air varies from time to time and from place to place. ये dust particles के जो size हैं, जो presence है, ये time to time और place to place vary करते हैं. जैसे हमारे यहाँ डस्ट पार्टिकल तुम्हें कम दिखाई देंगे, लेकिन इलाहाबाद चले जाएँ, प्रयागराज चले जाएँ, कहीं और चले जाएँ, महानगर में चले जाएँ, तो वहाँ डस्ट पार्टिकल्स की साइज और क्वांटिटी बढ़ जाएगी. We inhale air when we breathe through our nostrils. हम अपने जब इनहेल करते हैं तो अपने नॉस्ट्रिल से क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं. फाइन हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज टू प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम. और हमारे नॉस्ट्रिल्स को देखोगे तुम अपने, अगर शीशे में जाके नॉस्ट्रिल्स को देखना तो उसमें छोटे छोटे नॉस्ट्रिल्स में बाल होते हैं, हेयर होते हैं और कुछ म्यूकस भी होते हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं, तो डस्ट पार्टिकल हमारे ब्रीथ कर रहे हैं तो नॉस्ट्रिल से जो डस्ट पार्टिकल अंदर जा रहे हैं वो यहीं पे क्या हो जा रहे हैं, फिल्टर हो जा रहे हैं, म्यूकस में लग जा रहे हैं, और उसके बाद हाथ डाल के म्यूकस को निकाल दिया जाता है. ठीक है, अक्सर लोग निकालते हैं, तुम सबके सामने ही निकाल देते हो. गंदी बात है भाई साहब, सबके सामने नहीं, थोड़ा सा अलग जा कर के निकाला करो. ठीक है, लेकिन निकालना जरूरी भी है. बहुत अच्छा काम करते हो, स्वच्छता ही सेवा है. ठीक है, तो स्वच्छ कर रहे हो अपने आप को, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा लोगों को अच्छा नहीं लगता है जो सबके सामने करते हो. ठीक है. डू यू रिकॉल बीइंग स्कोल्डेड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ. अक्सर ये भी तुम करते हो कि मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हो. सोचते हो कि नाक से बहुत काम करा लिया है, आप मुंह से काम कराएंगे, मुंह से सांस लेंगे. तो गलत बात है, बहुत बार डांट खाया इसके लिए तुम, मुंह से सांस लेने के लिए. इफ़ यू डू दैट हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स में एंटर योर बॉडी. भाई साहब, नाक के पास तो ईश्वर ने ऐसी सुविधा बना दी है कि हेयर दे दिया नाक के अंदर, प्लस म्यूकस दे दिया है, तो जिससे डस्ट पार्टिकल्स यहीं पर रुक जाते हैं. लेकिन मुंह में ऐसा कुछ नहीं दिया है. मुंह से भी हम सांस ले सकते हैं, लेकिन मुंह से सांस लेना हार्मफुल है, क्योंकि मुंह से सांस लोगे तो डस्ट पार्टिकल जो है फटाक से अंदर पहुंच गए तुम्हारे. ठीक है, यहाँ पर तो कई सारे बैरियर लगे हैं, पहुंच नहीं पाएंगे अंदर, लेकिन मुंह के पास कोई बैरियर नहीं हो, फटाक से अंदर. वी में तो मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए. We may conclude then that air contains some gases, water vapor and dust particles. ठीक है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एयर के पास कुछ गैसेस हैं, जिसमें से नेमली हैं तुम्हारी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोक हैं. तो ये सब हमारे एयर में प्रेजेंट है. The gases in air are mainly nitrogen, oxygen, small amount of carbon dioxide and many other gases. तो हमारे एयर में बहुत सारी गैसेस हैं. तो नेमली नाम के तौर पे अगर कुछ मेजर गैसेस का नाम दिया है तो वो है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यही सब हैं. However, there may be some, ये पहली बूझो जरा पढ़ लेना, तुम पहली बूझो को पढ़ लेना कि ये कौन सी बात कर रहे हैं. However, there may be some variation in the composition of air from place to place. जो एयर का कंपोजिशन है, एयर का कंपोजिशन यहाँ पर दिया गया है. नाइट्रोजन आई थिंक 78% होता है, अगर मैं गलत हूँ तो बताना. ऑक्सीजन 21% होता है, और अदर गैसेस जो वो हैं वो 1% हैं. ठीक है, इस तरीके से कंपोजिशन होता है. तो कह रहे हैं जो एयर का कंपोजिशन है ये प्लेस टू प्लेस थोड़ा सा वेरी करता है. जहाँ पे ज़्यादा वेरी करेगा तो तबाही आ जाएगी, थोड़ा बहुत स्लाइटली वेरी करेगा तो चल जाएगा. We see that air contains mostly nitrogen and oxygen. In fact, these two gases together make up 99%. नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% मिल करके बना दिए 99%. ठीक है, the remaining 1% is constituted by carbon dioxide and a few other gases and water vapor. जो remaining 1% है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और अदर गैसेस होती हैं. तो इस तरीके से जितना आज हम लोगों ने डिसाइड किया था पढ़ने के लिए भाई साहब,
वो हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है। अब आता है सर जी काम बताइए, काम क्या करना होगा। तो काम तुम्हारा ये है कि प्रॉपर एक बार अच्छे से रीडिंग कर डालिए जितना हमने पढ़ाया है, ठीक है। जो भी तुमको डिफिकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं, जिसकी मीनिंग तुम्हें नहीं पता है, उसको अंडरलाइन करो। जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, चीज़ों को समझे हो, वो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। फिर चौथा काम तुम्हारा रहेगा, जो 2-3 एक्टिविटी है जो तुम्हें कहा है करने के लिए, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करो। भाई साहब से या मम्मी से कहो दो वीडियो बना ले और उसको हमें पोस्ट कर देना, सेंड कर देना व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। तो इतना तुम्हारा काम है, बाकी ज़िंदगी के मज़े लेते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो आज के लिए आपने इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।